हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। आवाज सबको आ रही है? हेलो, सबको आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है सबको? बताइए। जी सर, आ रही है। हाँ, लेकिन हसीब आप ही से बता रहे हो ना, बाकियों को पता नहीं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। हेलो, अब्दुल बासे। यस सर, आवाज आ रही है। यस सर। ठीक है, तो मैसेज कर दें जरा बाकियों को, सिर्फ 12 बच्चे आए हैं कि जल्दी से आ जाएं क्लास में। अच्छा चलें, हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल की क्लास हमारी थी और नहीं हो सकी थी। मैंने मैसेज सेक्शन बी को तो कर दिया था, क्योंकि उनकी क्लास स्टार्ट करने के बाद मुझे एक मीटिंग हमारी कॉल हो गई थी। मैं उस मीटिंग में चला गया था, जाना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने उनको मैसेज किया था, क्योंकि वो बेचारे क्लास में वेट कर रहे थे। लेकिन वो मीटिंग ज़रा लंबी हो गई थी, तो आपकी क्लास स्टार्ट ही नहीं हो सकी थी। खैर चलें, इसको हम कंपनसेट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास तो काफ़ी टाइम है। अभी हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक है? तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी जी, ये लेक्चर नजर आ रहा है? यस हेलो, सर। हाँ, क्लास सब लेक्चर नजर आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। यस सर। अच्छा अच्छा, इसमें हम लोगों ने ये लास्ट क्लास में स्टार्ट कर लिया था, अगर आपको याद हो। और हम लोगों ने ये कॉम्प्लेक्स प्लेन स्टडी कर लिया था, कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टडी कर लिया था, पॉइंट्स की लोकेशन, और ये न्यूमेरिकल, यहाँ तक हमने काम कर लिया था। बताइए, याद है आपको? यहाँ तक हो गया था ना काम, जिसमें हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ होती है। एक रियल पार्ट होता है और उसका एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है ना? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। उसके प्लेन को हमने क्या बताया था कि जो हमारा एक्स एक्सिस होता है, दैट कंटेन्स ऑल द रियल पॉइंट्स, ठीक है? और जो हमारा वाई एक्सिस होता है, ये किस पे है? प्लस जे, माइनस जे। ये बेसिकली आयोटा का इक्विवेलेंट है। ये भी हमने पढ़ा था कि जिस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने लोअर क्लास में पढ़ा था कि इमेजिनरी को आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और आयोटा की अपनी वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर रूट, ठीक है? तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी के डोमेन के अंदर हम आयोटा को बस सिर्फ रिप्लेस कर देते हैं जे से। इसको जे ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है? तो हम जे ऑपरेटर से रिप्लेस करते हैं, और है ये वही चीज़, यानी एक तरह से आयोटा ही है, बस आयोटा लिख नहीं रहे हैं इसको। इसका मतलब जे की वैल्यू कितनी होगी? -1 का स्क्वायर रूट, ठीक है? और ये इसका रीजन भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो करंट होगा आपका ऑल्टरनेटिंग करंट, वो स्मॉल इटैलिक आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे आपका डीसी करंट तो कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जो एसी करंट होगा वो स्मॉल इटैलिक आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अगर आयोटा भी आप इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पर ये लिखा है कि J5, तो ये मालूम नहीं हो पाएगा कि ये, अगर यहाँ आयोटा लिखा होता है ना, आयोटा 5, तो समझ में नहीं आती बात कि ये करंट 5, जैसे हम करंट लिख देते हैं, यानी अब कोई बच्चा लिखे 5 आयोटा और 5 टाइम्स ऑफ करंट, तो वो दोनों सिंबल्स एक जैसे हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम जे इस्तेमाल करते हैं ताकि ये डिस्टिंग्विश रहे बिटवीन द इमेजिनरी पार्ट और ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है? जी बताइए। हेलो, यस सर। अच्छा एक बात बताएं, अगर ये बात क्लियर है तो ये मुझे बताएं कि जे की वैल्यू क्या होगी? अभी मैंने बताई भी थी ऐसे, जे किसके बराबर होगा? बताइए। अभी बताया नहीं था मैंने, जे और आयोटा एक ही चीज है, उनकी वैल्यू किसके बराबर होती है? भाई रिस्पॉन्ड करें, बताएं जे की किस वैल्यू किसके इक्वल होगी? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को?
हेलो, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? सर आवाज आ रही है आपकी। भाई तो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? चलें फिर मैं नाम से कॉल कर लेता हूँ। जी, फैसल रजा। फैसल रजा जो रिस्पॉन्ड करेगा फिर उसी की अटेंडेंस इस क्लास में लगेगी, जो नहीं करेगा तो फिर फायदा सिर्फ लॉगिन होकर बैठने का कोई फायदा नहीं है। फैसल रजा, आंसर करें क्वेश्चन का। यस सर। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। फिर जवाब दो। सर थोड़ा माइक खराब है। नहीं, आपकी आवाज सही आ रही है, कोई माइक का इशू नहीं है, मेरे पास सही आ रही है आवाज। बताएं, आप आंसर करें। मेरा सवाल सुना है आपने? फैसल, आपने यस मेरा सर। सवाल सुना है आपने या नहीं सुना? यस सर। यार तुमने कोई टेप रिकॉर्डर लगाया हुआ है यस सर रिकॉर्ड करके? हैं जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब सिर्फ यस सर है। ऐसे अटेंडेंस नहीं मिलेगी फैसल आपको। नेक्स्ट ये बताएं, रिजा। रिजा माइक ऑन करें अपना। यस सर। जी, क्वेश्चन सुना है आपने मेरा? सर सुना है। क्या क्वेश्चन मैं रिपीट करें? क्वेश्चन सर रिपीट। आपने बोला। जी, क्वेश्चन रिपीट करें। सर आपने वो टाइम के अकॉर्डिंग बात की है कोई? मेरा क्वेश्चन क्या है, मैंने क्या पूछा आप लोगों से? क्वेश्चन सुन रहे थे आप लोग? सर मैं क्वेश्चन सुन रही थी। हाँ, तो बता देना मैंने पूछा क्या है। हुसैन नकवी, आप बताइए। सर क्वेश्चन रिपीट कर दो। जी यानी नहीं सुना आपने? मैं ही रिपीट कर दूं। कमर 20 के 600, माइक ऑन करें। जी जी कमर, क्या क्वेश्चन था मेरा? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा एक बार। क्यों रिपीट क्यों करूं? फर्स्ट टाइम में क्या प्रॉब्लम हुई थी? 4 दफा मैंने पूछा क्वेश्चन। कहाँ थे आप? सर वो नेटवर्क का थोड़ा इशू है। क्या इश्यू था नेटवर्क का? है तुम लोग कोई भी अटेंटिव नहीं बैठा हुआ है क्लास के अंदर, सिर्फ मुझे ना ड्रामेबाजी कर रहे हो मेरे साथ बैठकर। अटेंडेंस अटेंडेंस फिर मैं सबकी एब्सेंट कर देता हूँ आज की, ठीक है ना? जे की वैल्यू पूछी थी। अब अटेंटिव होकर बैठिए, मैं दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और रिस्पॉन्ड करें। अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो सब के सब एब्सेंट होंगे। समझ में आ रही बात? सब पूरी क्लास को मैं एब्सेंट करूंगा। और अगर फिर भी आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग में करूंगा। जो रिस्पॉन्ड करेगा उसके अलावा बाकी सबकी नेगेटिव मार्किंग। जी, मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने आपसे पूछा था कि जे की वैल्यू क्या है। जे, मैंने क्या कहा था कि जे और आयोटा एक ही बात है, और आयोटा की वैल्यू मैंने बताई थी अभी आपको। तो जे की वैल्यू क्या होगी? वही होगी जो आयोटा की है। तो आयोटा की वैल्यू क्या होती है बताएं जरा, क्या लिखूं यहाँ पर? जे इक्वल्स टू -1। अंडर रूट -1। एग्जैक्टली, दिस इज, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इतनी इतनी मुश्किल बात मैंने पूछ ली थी, हैं? जी, जे की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ -1, क्योंकि आयोटा यही होता है। अच्छा ये मुझे बताएं अब आप कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। -1 के बराबर, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब आप एक बात बताएं कि अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम आपसे लूं, ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यहाँ पर कोई चीज मौजूद है, ठीक है, सपोज दैट दिस इज कॉल्ड एक्स, ठीक, और मैं इस एक्स के साथ मैं जे का स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक्स कहाँ चला जाएगा? ये थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन मजेदार चीज पूछिए। हाँ बताएं। नेगेटिव साइड चला जाए। वेरी गुड आंसर। देखें, जे स्क्वायर क्या है? -1। तो अगर मैं एक्स के साथ जे स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब ये कि मैं एक तरह से इसको 180 डिग्री का रोटेशन दे रहा हूँ। क्या ख्याल है आप लोगों का? क्योंकि -1 का मतलब वो इधर आ जाएगा, सही नहीं कह रहा हूँ? जी सर। इसका मतलब अगर हम दूसरे अल्फाज में देखें तो एक तरह से हम बात कर रहे हैं कि जे जे स्क्वायर है ना, वो 180 डिग्री का शिफ्ट लेकर आ रहा है। एग्री और नॉट? बताइए। राइट क्योंकि सर। देखे 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 जे स्क्वायर की वैल्यू -1 है ना, तो -1 का मतलब भी 180 डिग्री का शिफ्ट होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं जे कितना शिफ्ट लाएगा तो आप क्या बोलेंगे?
90 डिग्री शिफ्ट, 90 डिग्री। क्योंकि ये डिग्री है, इसमें स्क्वायर रूट नहीं ले लेना क्योंकि डिग्री देखो, याद रखो जो डिग्री होती है वो ना तो मल्टीप्लाई होती है ना डिवाइड होती है, तो स्क्वायर का मतलब ही या स्क्वायर रूट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो हमारे पास जब मल्टीप्लाई होता है तो ऐड, और जब डिवाइड होता है तो वो एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अभी आगे चल के आप देखेंगे। तो खैर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो ये कितना लेकर आ रहा होगा, 90 डिग्री शिफ्ट। अच्छा आइए जरा इस चीज को हम थोड़ा सा लेक्चर में देखते हैं। ये बड़ी अच्छी समझने की बात है। ये देखें यहाँ पर वो क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ जे, if you multiply the positive real value of 2 by j, the result is j2. This multiplication has effectively moved the plus 2 through a 90 degree angle to the j axis. Similarly, multiplying 2 by minus j rotate its minus 90 degree, so the minus j axis. Thus, j is considered a rotational operator. Mathematically, the j operator has a value of minus 1 का square root. If plus j2 is multiplied by j, you get minus 2. यानी इसने बात वही सारी लिखी है जो मैंने कही है। जरा दोबारा यहाँ पे देखें, मैंने x लिया था, इसने कहा है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ वैल्यू ले लेता हूँ 3, ठीक है। वो कह रहा है अगर ये 3 है, अगर यहाँ ये रियल एक्सिस होता है, ये इमेजिनरी एक्सिस होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है। तो वो कह रहा है अगर 3 है तो ये यहाँ पर है, लेकिन अगर मैं 3 के साथ j मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऑब्वियसली आप खुद बताएं, तो ये रियल पार्ट है, ये रियल होता है 3j, क्या रियल होगा? इमेजिनरी होगा। क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा सर। इमेजिनरी होगा, रियल तो नहीं होगा ना। ये रियल है नहीं, और ये क्या है, इमेजिनरी है। तो जब ये इमेजिनरी है तो इसका मतलब ये कहाँ पे लाई कर रहा होगा, यहाँ पर। ऐसे ही है ना, सही कह रहा हूँ कि अगर मैं आपको कहूँ 3, अगर मैं आपको कहूँ 3, देखें प्लॉटिंग अभी आपने सीखी थी, मैं कहता है 3 तो आप कहते हैं सर ये पॉइंट, अगर मैं कहता 3j तो आप कहते हैं सर ये पॉइंट। एग्री भाई, एग्री ना? जी सर। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 है तो यहाँ पर मौजूद है, और अगर उसका j में मल्टीप्लाई करूं तो आप यहाँ आ गए। इसका मतलब आप j मल्टीप्लाई करने से कितना ऊपर, यानी घूमे एक तरह से 90 डिग्री की रोटेशन ली है। सही बात है कि नहीं? 90 डिग्री की रोटेशन लेनी ना एक तरह से। और अगर माइनस j मल्टीप्लाई कर देता तो ऑब्वियसली आप माइनस 90 डिग्री की रोटेशन ले लेते हैं। यहाँ पे माइनस 3j होगा, ठीक है। तो मैंने अभी आपको यही बात बताई थी ना कि जे स्क्वायर 180 डिग्री की रोटेशन लेकर आएगा, तो जे कितने की लेकर आएगा, 90 डिग्री की। इसी तरह से इसमें एक और जे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक और जे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू जे का स्क्वायर, और जे का स्क्वायर क्या होता है, -1 यानी -3। वो पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा 1 2 3, ये तो ये आप यहाँ आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक और जे 90 डिग्री की रोटेशन लिया है, तो टोटल रोटेशन कितनी होगी, 180 डिग्री। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको याद रखिएगा। वैल्यू ऑफ जे किस तरह से कैलकुलेट होती है कि वैल्यू ऑफ जे जो है वो एक जे 90 डिग्री की रोटेशन लेकर आएगा और जे का स्क्वायर 180 डिग्री की रोटेशन लेकर आएगा, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। हाँ, हेडिंग दीजिए रेक्टेंगुलर एंड पोलर फॉर्म्स। रेक्टेंगुलर एंड पोलर फॉर्म्स। और मुझे ये बताइएगा जरा क्लास में से कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म्स आप लोगों ने पहले पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी, बताइए। नो सर। नहीं सर। नहीं पढ़ी? अच्छा देखिए, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है ये एक तरह से बुक वाले ने एज्यूम किया कि आपने पहले पढ़ा हुआ है, वो सिर्फ रिकॉल करवा रहा है। देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको, ये एक सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ये जे है एक्सिस और ये रियल एक्सिस है। आपको कोई पॉइंट लोकेट करना है तो आप कैसे करेंगे, ये पॉइंट है सपोज दैट P1। इस पॉइंट को लोकेट करने का क्या तरीका हो सकता है, क्या बताएंगे आप? मतलब लोकेट करने का मतलब ये कि ओरिएंटेशन क्या होगी। जैसे गूगल मैप होता है, गूगल मैप पर ओरिएंटेशन होती है ना हर पॉइंट जगह की, कि आप जहाँ मौजूद है वो कहाँ है। तो मतलब ये ओरिएंटेशन कैसे होगी कि ये पॉइंट किधर है, लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या तरीका होगा? देखो इसके कई तरीके होते हैं, एक तरीका नहीं होता। एक तरीका तो ये होता है कि हम कहें कि यार ये एक्स में कितना चला है, ये एक्स में कितना गया, 1 2 3 4 5 एक्स में गया, सही है, ठीक है। और y में कितना गया, तो हम यहाँ से गिन लेते हैं 1 2, तो आप कहेंगे y में 2 गया, ठीक है। तो एक तरह से हम इस पॉइंट को कह सकते हैं कि 5, J2 होगा, यही कह सकते हैं ना, सही कह रहा हूँ?
अरे बोलो ना यार, सही कह रहा हूँ ना? Yes, यस sir. सर। अच्छा, एक तरीका और भी हो सकता है। वो तरीका ये हो सकता है कि मैं अगर आपसे कहूँ कि यार मैं ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना देता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैं कहूँगा यार इस वेक्टर की लेंथ कितनी है L, और ये वाला एंगल कितना है थीटा। तो अगर मैं कहूँ कि ये P जो है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ कि ये L और साथ में इसका एंगल लिख दूँ थीटा, तो भी बात पता चल सकती है। यानी पॉइंट तक पहुंचना है तो दो तरीकों से हम पहुंच सकते हैं कि हम पहले x पे चलें, लेकिन जरा गौर से सुनिएगा, इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए पहले मैं x पर चलूं 5 यूनिट, फिर मैं मुड़ जाऊं 90 डिग्री और y पे चलूं 2 यूनिट, तो मैं इस पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा। एग्री ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो मैं क्या करूं, मुझे अगर ये एंगल पता हो कि ये कितना एंगल है, तो मैं उस एंगल तक अपना रुख को मोड़ूं, और मुझे लेंथ पता हो कि ये लेंथ कितनी है और उतनी लेंथ तक चलूं, तो खुद ब खुद पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा। एग्री और नॉट? Yes, sir. तो ये दो तरीके होते हैं, तो ये दो तरीके ही रेक्टेंगुलर और पोलर कहलाते हैं। अगर मैं कोऑर्डिनेट में x पर चलूं और y पे चलूं, दैट इज कॉल्ड rectangular form, like this: a plus jb. A is x, b is y. Is it clear? इसको हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर फॉर्म। बताइए भाई, ये बात समझ में आई? यस सर। लेकिन अगर मैं आपको एंगल दे दूं और लेंथ दे दूं, तो भी आप इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह की फॉर्म को हम कहते हैं पोलर फॉर्म। इस तरह की हम फॉर्म को क्या कहेंगे? पोलर फॉर्म। अच्छा, इसकी मिसाल नेक्स्ट स्लाइड पर है, वो भी देख ले। लाइक दिस, ये देखें, ये क्या है? लेंथ। ये क्या है? एंगल 245 डिग्री, 5 एंगल 120। ये क्या है? लेंथ। ये क्या है? एंगल। तो सी एंगल प्लस माइनस थीटा, तो प्लस माइनस हम बाद में बताएंगे, मींस दैट ये मैग्नीट्यूड है, लिखा हुआ है पोलर फॉर्म में। सी क्या है? फेजर मैग्नीट्यूड। और थीटा क्या है? एंगुलर पोजीशन रिलेटिव टू पॉजिटिव रियल एक्सिस, यानी हमेशा एंगल यहीं से लेंगे आप, ठीक है ना, पॉजिटिव रियल एक्सिस से। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? पोलर फॉर्म। तो हमारे पास दो फॉर्म्स हो गई, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म और एक पोलर फॉर्म। यहां तक क्लियर है बात? बताइए, यस सर। यहां तक कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल है किसी का? आगे चलो। अच्छा देखें, पोलर फॉर्म जरा वापस एक्सप्लेन कर दीजिएगा लेंथ के लिए। हाँ मैं कर देता हूँ। देखें, पहले ये रेक्टेंगुलर है ना, तो पहले रेक्टेंगुलर देख लेते हैं। ये देखें रेक्टेंगुलर की मिसाल हमने क्या लिखी? a प्लस जे बी। तो बताने की जरूरत नहीं, यही तो हम कर रहे हैं। 1 प्लस जे टू, 5 माइनस जे थ्री, -4 प्लस जे फोर। अच्छा, कोई बच्चा ये कह सकता है ना कि यार ये जे पहले क्यों लिख रहे हैं? अगर कोई बच्चा ऐसे लिख दिया 1 प्लस 2j, और कोई बच्चा लिख दिया 1 प्लस जे टू, तो कौन सी बात सही होगी? तो आपके ख्याल में कौन सी बात सही होगी? बुक तो ये कह रहा है 1 प्लस जे टू, तो 1 प्लस 2j लिख दे तो बात गलत हो जाएगी क्या? सही होगी वो भी। हाँ, वो भी सही होगी। स्टैंडर्ड यही है तरीका। जैसे ये इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आपको कहीं लिखना हो ना, सोन सोन सोन, ये भाई यहाँ से है सोन सोन और एन तक जा रहा है, तो सोन सोन के लिए हम डॉट लगाते हैं, तो डॉट कितने लगाने चाहिए? 3 लगाने चाहिए। 3 लगाते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड यही है कि 3 लगाएं, लेकिन अगर कोई 4 लगा लेगा तो नंबर तो नहीं कटेंगे ना कम से कम उसके। क्या ख्याल है आपका? लेकिन वो सही एक है। तरीका जो है वो नॉन स्टैंडर्ड होगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर आप कहें कि 1 प्लस 2j मैं लिख लूंगा तो नंबर नहीं कटेंगे, मगर तरीका थोड़ा नॉन स्टैंडर्ड होगा। तो भाई आप नंबर तो चलो नहीं कटेंगे, मगर आप सब इंजीनियर बन रहे हो, तो हम क्यों नॉन स्टैंडर्ड तरीके को अख्तियार करें? हम क्यों ना ऐसी बात करें जो स्टैंडर्ड हो, ताकि हमें आदत ही ना हो ऐसी गंदी गंदी आदत कि हम नॉन स्टैंडर्ड भी लिखते रहें, ताकि जब हम कहीं जाएं और कहीं पर भी अपनी कोई बात कर रहे हो या लिख रहे हो, तो हम हमेशा हमारी चीज़ स्टैंडर्ड निकले, ताकि सुनने वाले पर एक अच्छा इंप्रेशन कायम हो, यार कितने मतलब स्टैंडर्ड में बात कर रहा है। वरना कहेगा इंजीनियर तो है, बस जो मुंह में आया वो बोल रहा है। बात समझ में आई आपको? तो बेहतर तो यही है ना कि हम उसकी प्रैक्टिस करें। इसी तरीके से डॉट लगाने तो 3 ही लगाएं, और जे लिखना है तो वो पहले लिखें, तो ज्यादा बेहतर है बात। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? और रेक्टेंगुलर फॉर्म भी आपको समझ में आ गया कि ये क्या है? एक्स पे कितना चले 1 यूनिट, और जे टू है वाई पे कितना चले। अच्छा, -4 प्लस जे, तो -4 का मतलब एक्स पर माइनस चले और इधर प्लस। इसी तरीके से चारों क्वाड्रेंट में दिखाया हुआ है। पोलर में आए, जो अभी आप पूछ रहे थे पोलर का। पोलर में हम क्या है कि आपको मैंने जैसे बताया था कि अगर पॉइंट लोकेट करना है तो वहां तक डायरेक्ट चले जाएं। तो डायरेक्ट जाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो एंगल, दूसरा लेंथ। तो ये दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और एंगल। तो अगर ये दो चीजें मुझे मिल जाएं तो मैं डायरेक्टली पहुंच सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। जैसे ये लिखा हुआ है 2 एंगल 45, 5 एंगल 120, 4 एंगल -110, -110 के नीचे से काउंट कर रहे हैं, -30, 8 एंगल -30।
ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर बात? कोई सवाल? यस सर। अच्छा, हेडिंग दीजिए कन्वर्जन फ्रॉम रेक्टेंगुलर टू पोलर फॉर्म। कन्वर्जन फ्रॉम रेक्टेंगुलर टू पोलर फॉर्म, हेडिंग दीजिए कन्वर्जन फ्रॉम, यानी रेक्टेंगुलर आपको दिया हुआ हो और पोलर में आपको जाना हो, पोलर फॉर्म, तो कैसे होगा? तो आइए जरा इधर इसी पे पहले मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। एक बात बताएं, ये थोड़ा छोटा सा बनाया हुआ है, मैं थोड़ा सा ना एक बड़ा बना देता हूँ। ये आपके पास फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 है, सही है, और 1 2 3 ये है पॉइंट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे बताएं? क्या होगा कोऑर्डिनेट इस पी के? 5,J3 5, J3 J3 सही है, सही लिखा? यस सर। यस सर। अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या है इस तक पहुंचने का, जो मैंने बताया था आपको कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे एंगल तो एंगल वाला ये डिस्प्लेसमेंट वाली स्ट्रेट लाइन की लेंथ पता चल जाए, यानी ये, और ये एंगल मालूम हो जाए, इसको कहते हैं सी, यानी ये सी एंगल 30 कह रहा हूँ, थीटा। ठीक है, तो ये कैसे मालूम होगी? तो अब आप मुझे एक बात बताएं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डॉटेड में या नीचे गिरा दूं, तो ये वाली लेंथ कितनी थी? J3 थी ना? यस सर। और ये वाली लेंथ कितनी है? 5 है ना? 5। यस सर। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा? जी सर। और ये इसका हाइपोटेन्यूज नहीं बन रहा C? तो अगर C निकालना है तो मैं सिंपल ये नहीं कहूंगा कि 5 का स्क्वायर प्लस J3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं आप लोग? जी सर, ये भी सर। ये निकाल सकता हूँ ना? जी यस सर। सर। आइए जरा इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। कहाँ गया ये रहा। अरे हाँ, एक चीज एक गलती क्या? वो गलती ये है, मैं इसमें कंट्रोल जी करता हूँ, वो गलती ये है कि यहाँ पर हमने J लिखा है, जबकि सिर्फ J तो रिप्रेजेंट हो गया ना एक्सिस के अंदर J, तो यहाँ पर सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना है, यानी 3 का स्क्वायर। 3 आएगा सर। क्योंकि अगर J, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो भाई? इधर से हटा देते हैं हम। कुछ कह रहे हैं? नो सर। इस पे हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, क्योंकि देखो हम मैग्नीट्यूड निकालें, सी क्या है? मैग्नीट्यूड है सिर्फ। सी क्या है? मैग्नीट्यूड है। जरा अगली स्लाइड में देखें, सी के लिए क्या लिखा है उन्होंने? सी फेजर मैग्नीट्यूड, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो हम मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं। ये बात, चलिए इधर ही आ जाते हैं, जरा जगह अच्छी है। ये चीज समझ में आई सबको? तो सी कैसे निकलेगा? सी कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो सी हमारे पास कितना आ जाएगा? हम कहेंगे 25 और 9 कितना होता है? 36, यानी 6 आ जाएगा। सही है? नहीं 6 नहीं आएगा। 25 और 9 कितना होता है? 34 होता है ना? यस 34। हाँ, तो अब वो तो आप कैलकुलेटर से कर लेंगे, जो भी इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। दूसरा आपको थीटा निकालना है, तो थीटा कैसे निकाल सकते हैं आप? थीटा कैसे निकाल सकते हैं? 10 का इनवर्स y/x, यानी 3/5 y/x। तो ये चीज क्या आ जाएगी? आपका थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर बात? यस सर। अच्छा, इसमें मैं अगर आसान ले लूं ताकि आपकी वैल्यूज चले छोड़े, बस ठीक है। आसान क्या? ठीक है, आसान तो ऐसे ये था कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दोनों वैल्यूज जो है ना, वो मैं क्या लेता, फिर भी आसान नहीं होता। मैं सोच रहा था अगर मैं 1 ले लूं तो 1 का भी 1² रूट 2 आ जाएगा ना। खैर, मैथड समझना है असल चीज। ये चीज समझ में आ गई सबको? अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, अगर हमने इसका रिवर्स करना हो, यानी ये तो हम गए हैं कहाँ से कहाँ? रेक्टेंगुलर से कहाँ गए हैं? पोलर में। रेक्टेंगुलर से पोलर में गए ना, तो अगर पोलर से रेक्टेंगुलर में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो जाहिर है आपको ये चीज गिवन होगी, सी एंगल थीटा, यानी ये सी होगा, ये थीटा गिवन होगा, और आपको क्या निकालना होगा? एक्स और वाई, जिसको यहाँ पर इन्होंने ए बी कहा है, तो हम भी चले ए बी ले लेते हैं। ए और बी, ए बी कह रहे थे ना ये? भाई सही कह रहा हूँ?
यस सर। ठीक सर। तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल से निकल आएगा। कैसे निकल आएगा? फॉर एग्जाम्पल कलर चेंज करके हम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई साइन थीटा क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी बी ओवर सी। तो बी कैसे निकल रहा है? सी साइन थीटा। ये सब इंटर में भी किया है आपने, वेक्टर्स के अंदर किया है ना, वेक्टर्स में। यस सर, ये हो चुके हैं। इसी तरीके से आपसे कहा जाए cos थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी a अपॉन c। तो a कैसे निकलेगा? c cos थीटा। तो ये निकला है। तो जब a भी निकला है b भी निकला है तो आपका रेक्टेंगुलर आ गया। दैट्स इट जी। यहाँ तो कोई सवाल? एनी प्रॉब्लम बताइए। नो सर, नो सर। नो सर। हाँ, अभी प्रॉब्लम आगे चल के आएगा। अभी तो मैंने आपको सिंपल सिंपल बताया ना, क्योंकि देखें प्रॉब्लम क्या आएगा। कन्वर्जन फ्रॉम रेक्टेंगुलर टू पोलर और पोलर टू रेक्टेंगुलर। पोलर से रेक्टेंगुलर में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पोलर से रेक्टेंगुलर में जाएंगे तो आप ए भी निकालेंगे। लेकिन जब रेक्टेंगुलर से पोलर में जा रहे हैं, जो पहला मेथड था उसमें आप देखिए सी के आगे ये प्लस माइनस थीटा लिखा है। इस प्लस माइनस की कहानी मैंने अभी आपको नहीं सुनाई कि एंगल में कौन सा साइन आएगा। तो ये कहानी मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम बनेगी। देखिए यहाँ पर इन्होंने प्लस माइनस का कुछ डिस्कस करने की कोशिश की है, ठीक है ना। वो हम डिस्कस बाद में करेंगे, अभी आप रहने दें इसको, ठीक है। हाँ, ये चीज तो फौरन ही आ गई। चलो क्वेश्चन पढ़ें क्या कह रहा है। कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स फ्रॉम रेक्टेंगुलर फॉर्म टू पोलर फॉर्म बाय डिटरमाइनिंग मैग्नीट्यूड एंड एंगल। पहला वाला क्वेश्चन, ये पहला तो बहुत आसान है, दूसरे में मजा आएगा जी। पहला कैसे होगा? आप कहेंगे सर सी निकालना है, तो सी क्या होगा? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो कितना होगा? 64 प्लस 36। कितना होता है 64 36? हाँ 100 होता है। 100। सर 100 10 आंसर। 100 और 100 का स्क्वायर रूट 10। 10। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एंगल आप निकालेंगे, तो एंगल क्या होगा? 10 इनवर्स 6/8, यही होगा। तो जरा करें 10 इनवर्स 6/8 कितना होता है? देखिए 36.9 डिग्री आ रहा है। आपका यही आ रहा है? यस सर। तो ये आपका एक तरह से आंसर आ रहा है। जरा देख लेते हैं पहले का आंसर। तो चेक करें 10 एंगल 36.9 डिग्री। क्लियर बात भाई? सही है। यस सर। क्योंकि आप जब आंसर जी लिखते सर। हो, आंसर जो आप लिखते हो वो किस फॉर्म में आप लिखोगे आंसर? आप लिखोगे सी एंगल थीटा। तो वो आंसर किसके बराबर हो जाएगा? 10 एंगल 36.9 डिग्री। लेकिन बी पार्ट में बड़ा मजा आएगा। देखिए बी पार्ट में मैग्नीट्यूड तो आप आराम से वैसे ही कर लेंगे, क्योंकि आपने करना है 10 का स्क्वायर और -5 है ना, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो भी तो वही 5 ही आ जाएगा ना। क्या ख्याल है आपका? अरे बोलो ना, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना, तो प्लस साइन हो या माइनस साइन हो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद आपका प्लस ही बन जाएगा। तो ये बन जाएगा एक 125। और 125 का कितना होता है? 25 होता है, बताएं। 5/5। 25 नहीं होता? 5√5 आएगा। नहीं नहीं, 25 क्या हो गया? वो तो 625 का होता है। सही है, वो 625 का होता है। हाँ याद आ गया। तो 125 का स्क्वायर रूट 5√5 है। 5√5 आएगा। अच्छा हाँ ठीक है। कैसे आया 5√5 करके भी देख लेते हैं। ये असल में ये चीज लिखी हुई है ना, 125 25/5 होता है ना, और 25 का स्क्वायर रूट 5 बाहर आ जाएगा, 5√5 इसलिए आ रहा है। सही है, ठीक है। ओके यस सर। सर। अच्छा, अब जब एंगल निकालेंगे ना तो यहाँ माइनस साइन आ गया। अब आपको एक बहुत ख्याल करना है। देखो पूरी क्लास इस वक्त अटेंटिव होकर सुने, वरना मैं न्यूमेरिकल जब आपको दूंगा एग्जाम में या पेपर में या क्विज में जिसमें भी, तो आप गलत कर जाएंगे काम। तो यहाँ पर आपको बड़ा ध्यान रखना है। देखिए जब भी आप जब रेक्टेंगुलर से पोलर में जा रहे हो और साइन, देखो प्लस साइन में तो कोई इशू नहीं हुआ था, लेकिन जब साइन इसका माइनस हो या इसका माइनस हो या दोनों का माइनस हो या कुछ भी हो, तो आप थीटा ना निकालें। ये जो थीटा आपने निकाला था ना, डायरेक्टली नहीं निकालें, पहले फाई निकालें। फाई कैसे निकलेगा? आप कहेंगे सर 10 इनवर्स फाई, यानी जो थीटा का फॉर्मूला बेसिकली उसको फाई का फॉर्मूला बना दें। आप कहेंगे फाई इनवर्स और हाँ, अब बताएं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या रखूंगा? -5/10। हाँ लेकिन माइनस साइन ना लें,
सिर्फ 5/10, यानी एब्सोल्यूट वैल्यूज लें। माइनस साइन को हम बाद में डिसाइड करेंगे थीटा निकालते हुए। देखिए आपका आंसर किस में आना चाहिए, आंसर आपका आना चाहिए सी एंगल थीटा। अभी आप थीटा नहीं निकाल रहे, अभी आप फाई निकाल रहे हैं। थीटा जब निकालेंगे तो प्लस माइनस का फैसला करेंगे, फाई निकालते हुए सिर्फ वैल्यू निकालनी है। तो आप सिर्फ ये जरा ध्यान से समझिए कि आपने माइनस साइन नहीं लेना। तो अब बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है फाई का। 26. हाँ कितना आ रहा है? 36.5 26.6 यार है। बस यहां तक निकाल लिया, लेकिन आपको तो थीटा चाहिए। सी निकाल चुके हैं, थीटा भी आपको निकालना है। थीटा कैसे निकालूंगा? अब बुक वाले ने दिए में फॉर्मूले, तो फॉर्मूले कैसे इस्तेमाल करने हैं देखें। वो कह रहा है कि आपके पास दो चीजें हो सकती हैं, एक तो ये लिखा हो सकता है, एक ये लिखा हो सकता है, एक ये लिखा हो सकता है, एक ये लिखा हो सकता है। क्या ख्याल है, सही लिखी है मैंने चार कॉम्बिनेशन? यस सर। तो उसने इसके लिए अलग फार्मूला बताया, इसके लिए अलग बताया, इसके लिए अलग बताया, इसके लिए अलग बताया, यानी आपको कितने फार्मूले याद करने पड़ेंगे? 4। ठीक है, यस सर। मगर मैं आपको एक तरकीब बताऊंगा जिससे आपको कोई भी फार्मूला याद नहीं करना, डायरेक्ट आप निकाल लेंगे। वो तरकीब ये है कि आप एक काम करें, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लें। ऐसे ये फार्मूले से याद करने से बेहतर सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लें। यहाँ पे जे आएगा या माइनस जे आएगा, ये रियल पार्ट है। मुझे ये बता दें, सिर्फ आप लोग जरा ये फैसला लेकर बता दें कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किस में लाई कर रहा है? ये फोर्थ में कर रहा हूँ। किस में कर रहा है? फोर्थ में। फोर्थ में। कोई फर्स्ट कह रहा है? फर्स्ट भी कोई कह रहा है? बताओ। हाँ सर, फोर्थ में कर रहा है। फोर्थ में होगा, फोर्थ में। फोर्थ में लाई कर रहा है, बिल्कुल ठीक। एक मिनट जरा, एक मिनट होल्ड करिए। हाँ हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। यस सर। हाँ तो जी सर। कोऑर्डिनेट बताएं, फैसला हो गया कोऑर्डिनेट का कौन सा है? फोर्थ है ना? जी सर। सर अब आपको ये करना है कि ये जो एंगल है इसको फोर्थ में यानी ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फाई है ना, ये फोर्थ में लाई कर रहा है। ठीक है ना, ये किस में लाई कर रहा है? फोर्थ में लाई कर रहा है। तो फोर्थ में लाई कराने के लिए अब आपको क्या करना है, इसके यानी कि एक तरकीब तो ये कि हम यहाँ से चलेंगे ऐसे, मगर आपको जानते हैं ना, आपने हमेशा क्या पढ़ा था कि आप काउंटर क्लॉकवाइज जब चलते हैं तो उसको पॉजिटिव एंगल लिया जाता है। ये बात शुरू में मैंने बताई थी। काउंटर क्लॉकवाइज चलेंगे तो उसका एंगल क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ तक बात क्लियर? सर तो आप ये करेंगे कि आपको सिर्फ ये देखना है कि इस एक्सिस पर यहाँ पर एंगल फोर्थ के लिए क्या है, और इस एक्सिस में यहाँ पर एंगल यहाँ तो 180 होता है, चाहे सेकंड हो या थर्ड हो। यहाँ कितना होता है? 0 या 360 डिग्री। तो अब सिंपल बात ये है कि देखें, अगर इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता, ये जरा गौर से सुने, इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता तो आपको क्या करना पड़ता है कि 180 के साथ इससे निकालना पड़ता। तो ऑब्वियसली 180 सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी चीज हो वो 180 से छोटी होगी। एग्री करते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी चीज हो वो 180 से क्या होगी? बताओ मेरी बात। छोटी होगी। यस सर। तो जो भी एंगल आप फाई का निकालेंगे वो 180 में से माइनस कर देंगे आप, तो आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का आ जाएगा। अगर चीज थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो तो आप क्या करेंगे? 180 में वो जो भी फाई निकालेंगे वो 180 में क्या करना पड़ेगा आपको? बताओ। ऐड कराना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल होगा वो 180 से बड़ा होगा। भाई बात समझ रहे हो? समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल आएगा वो 180 से छोटा होगा, तो आप जो भी फाई निकाले वो 180 से माइनस कर दें। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका अगर एंगल आ रहा है तो वो 180 से ऑब्वियसली बड़ा होगा, जो भी आपका फाई आए वो आना आप 180 में ऐड कर दें। तो ये बात हो गई सेकंड की और थर्ड की। अच्छा, रह गए फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट तो बहुत आसान है, फर्स्ट में तो आपके पास कोई मसला ही नहीं है, जो थीटा और जो फाई निकालेंगे ना वही थीटा होगा। फोर्थ रह गया, तो फोर्थ में आपने सिंपल ये करना है कि जो भी आप फाई निकालेंगे ना वो 360 से माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा वो 360 से छोटा होगा। क्या ख्याल है आपका? यस सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप कुछ भी निकालते हैं वो 360 से क्या होता है? छोटा होता है। तो आप थीटा यहाँ पे निकालेंगे इस तरीके से कि आप कहेंगे 360 माइनस 5, तो कितना आएगा बताएं थीटा? 360 में से जरा ये माइनस करें,
333 बोले। यस सर। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5√5 एंगल 3333.4 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा। ये बात समझ में आ गई? बोले। यस सर। यस जी सर। सर। अच्छा, इसमें एक बच्चा ये कह सकता है, देखें थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। देखिए 180 वाले में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ये क्योंकि इसमें एक ही एंगल है। ये बात तो समझ में आ गई ना कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो 180 से माइनस कर दो, थर्ड होगा तो 180 में ऐड कर दो। यहाँ तक क्लियर? बोलो। यस सर। जी सर। अच्छा, यहाँ पर बच्चा कह सकता है सर 360 क्यों ले रहे हैं, 0 ले लें। 0 भी तो है ना ये जगह। अरे बोल दो ना यार, सही कह रहा हूँ। जी सर। अब Yes, आप एक sir. काम करें, आप 0 लेके भी कर सकते हैं, वो भी काम ठीक है। लेकिन जब 0 लेऊंगा तो मैं क्या करूंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी चीज होगी वो 0 से नीचे होगी ना। तो ठीक। थीटा में जब निकालूंगा तो 0 में से माइनस करूंगा तो आंसर मेरा क्या आएगा, -26.6 डिग्री। ये आना चाहिए, जी सर। यानी इसके बजाय ये आना चाहिए। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो वही आना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो क्या आना चाहिए, 0 ऐड कर दो उसमें, तो वही आंसर आएगा जैसे हमने यहाँ किया था। यहाँ एक तरह से 0 ऐड किया ना, या 360 ऐड कर दो। 360 ऐड करूंगा तो भी वही होता है, क्योंकि 360 उसका क्या होता है, साइकिल होता है। जब साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो रिपीट ही कर रहा होता है अपने आप को, तो वो 0 डिग्री ही है एक तरह से। तो आप ये ले लें या ये ले लें, आंसर आपका सेम आएगा। मगर याद रखें इसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, जो माइनस साइन है कैलकुलेटर के हिसाब से, क्योंकि जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप ये जब एंगल रखते हैं ना, तो कैलकुलेटर कुछ और आंसर दे सकता है, कहीं गलती हो सकती है। इसमें कभी गलती नहीं होगी, ये 330, इसलिए मैंने